नमस्कार साथियों। इसराइल और फ़लस्तीन का युद्ध लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हज़ारों लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। हज़ारों हमास के जो आतंकवादी हैं वो भी मार दिए गए हैं, ऐसा इसराइल का कहना है। युद्ध लगातार तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है बेंजामिन नेतन्याहू की, वो कह रहे हैं कि हम तो हमास को बिल्कुल क्रश करके ही छोड़ेंगे, बिल्कुल उससे पहले रुकने वाले नहीं हैं। तो इस युद्ध में अब जिस तरीके से पैलेस्टीनियन सिविलियंस की जो जानें जा रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले वो नज़ारे हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं बची है, वहाँ पर फूड फ्यूल और मेडिकल सप्लाईज नहीं हो रही हैं, तो बहुत ही दयनीय से हालात बन गए हैं। लेकिन इस बीच इसराइल लगातार ये बोल रहा है कि अब हम हमास का नामो निशान मिटा करके ही रहेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इसराइल की मिलिट्री या डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि इसराइल की मिलिट्री ताकत है कितनी, किसके दम पर इसराइल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, और अमेरिका हर साल इसराइल को कितने पैसे देता है और क्यों पैसे देता है, इस सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 1354 पैलेस्टीनियंस, ये डेटा सिविलियंस का है दोस्तों, इतने सिविलियंस की जान जा चुकी है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं, आदमी सब हैं उसके अंदर। ये गाजा के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर उनकी जान जा चुकी है, और 1200 इसराइलियों की जान जा चुकी है जो हमास ने हमला किया था एक ही दिन में, जब 5000 मिसाइल दागे थे और समुद्र से और ज़मीन से और आकाश से हर तरफ से अटैक किया था इसराइल के 7 शहरों के ऊपर। उसमें 1200 इसराइलियों की जान जा चुकी है। उसके बाद से ही इसराइल ने लगातार हमला किया हुआ है, और अब तो बहुत सारे सैनिक गाजा पट्टी के बॉर्डर पर भी खड़े कर दिए हैं, शायद कोई ग्राउंड इन्वेजन को करने के लिए। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका की तरफ से फुल सपोर्ट यहां पर दिया जाएगा इसराइल को इस पूरे युद्ध में लास्ट तक। अमेरिका हमेशा से ही इसराइल का साथ देता आया है, अमेरिका हमेशा से ही हमास के खिलाफ है, और अमेरिका ने अभी फुल सपोर्ट कहा है कि F-35 फाइटर्स भी दिए जाएंगे और गाइडेड मिसाइल कैरियर्स जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार दिए जाएंगे, ऐसा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है। उसके बाद अगर डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड अस्टिन, इन्होंने भी कहा है कि वॉशिंगटन जो है, मतलब अमेरिका जो है वो भेज रहा है अपने मिलिट्री शिप्स को भी, और दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, देखिए दोस्तों इसकी यहाँ पर मैंने फोटो लगाई है, USS जेराल्ड आर फोर्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको भी वहां पर भेजा जाएगा ताकि अमेरिका के इस साथी को मजबूती मिले और उस पूरे एरिया में कितना दबदबा है इसराइल का वो पता चल सके बाकी सारे देशों को, ताकि कोई इसराइल के ऊपर अटैक करने के बारे में ना सोचे। अब ऐसा क्यों करता है उसकी भी बात करेंगे। इसराइल की जो रीजनल मिलिट्री हेजमनी है, उस पूरे एरिया में जो इसराइल का मिलिट्री दबदबा बना करके रखना है, वो क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि जो मिडल ईस्ट है, ये मिडल ईस्ट है पूरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर ये आपका जॉर्डन है, और यहाँ पर आपका लेबनान है, और यहाँ पर आपका ये इसराइल, इस पूरे एरिया में, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है वो ये है कि इसराइल का ये दबदबा बना रहना चाहिए, चाहे हमें कितना भी खर्चा करना पड़े मिलिट्री डिफेंस फैसिलिटीज में, लेकिन इसराइल की वहां पर अगर इसराइल का दबदबा बना रहेगा तो इन टर्न यूएस का दबदबा इस पूरे एरिया में बना रहेगा, और यूएस अपना दबदबे को यहाँ पर कम करना नहीं चाहता है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में यूएस का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर काफी कम हुआ है, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए अब यूएस कोई कमी यहाँ पर छोड़ नहीं रहा है। और ऐसा कैसे करता है? ऐसे फंडिंग करके करता है, और मिलिट्री आर्सेनल को प्रोवाइड करके ये करता है इसराइल को। इसराइल के पास जो मिलिट्री है वो बहुत बड़ी है। अगर IISS, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, इसकी एक रिपोर्ट आती है साल भर में, मिलिट्री बैलेंस करके इसकी एक रिपोर्ट आती है, दुनिया भर के देशों का मिलिट्री कैपेबिलिटीज कितनी है उसका एक आंकलन करता है। ठीक है, तो मिलिट्री रिपोर्ट 2023 जो है IISS की, अगर उसको देखें तो उसने कहा है कि इसराइल के पास 1,69,500 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो 4 लाख, यहाँ पर लिखा हुआ 4,65,000 की रिजर्व फोर्सेज हैं। ठीक है, और कुछ 8,000 और उसकी पैरामिलिट्री के अंदर कुछ और लोग हैं। तो ये इसका आर्मी का कैपेबिलिटीज है एक तरीके से। 3 लाख इजरायली सोल्जर्स को इसराइल ने गाजा पट्टी के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, जिससे ये आशंका लगाई जा रही है कि कहीं कोई ग्राउंड इन्वेजन तो गाजा पट्टी पर करने की कोशिश नहीं हो रही है, और इस तरीके की चिंताएं लगातार दुनिया में अभी बढ़ती जा रही है। इसराइल के अंदर एक कंसेप्ट है दोस्तों, पॉपुलेशन हालांकि बहुत कम है, लेकिन एक कंसेप्ट है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल की एज का होगा
तो उसे मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ेगा। अगर वो आदमी है तो कम से कम 32 महीने के लिए, और अगर महिला है तो कम से कम 24 महीने के लिए मिलिट्री में सर्व करना ही पड़ेगा। ये कंपल्सरी है वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। जब कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस कर दी जाती है किसी भी देश के अंदर, और इजराइल इसमें पहला नहीं है, कई यूरोपियन देशों ने ऐसा किया है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया और चाइना जैसे देशों के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की सर्विसेज नहीं करवाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर आर्मी में जाने के लिए अलग तरीके से एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करता हूँ, और इस तरीके से कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस जब की जाती है तो इसको इंग्लिश में कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ डेटा की बात करूँ तो जो पर्सनल है, जो मिलिट्री पर्सनल है, वो इतनी हमने बात की कि इतने एक्टिव हैं और इतने रिजर्व फोर्सेस यहाँ पर हैं। अगर इनकी लैंड पावर की बात करें तो 2200 टैंक हैं और 530 आर्टिलरीज हैं जिनके नाम यहाँ पर अलग अलग लिखे गए हैं। ये डेटा IISS का दिया हुआ है, उसी के द्वारा ये डेटा पब्लिश किया जाता है। एयर पावर जो है उसके अंदर 339 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, और F-16 जो है वो 196 हैं, 83 F-15 हैं, 30 F-35 हैं, 142 हेलीकॉप्टर्स हैं और 43 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे पास भी हैं जो अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर नेवल पावर की बात करें तो 5 सबमरीन भी हैं और 49 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्पिटेंस भी हैं इनके पास। तो अच्छी खासी डिफेंस कैपेबिलिटीज इसराइल के पास है, जिसका मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो अमेरिका को जाता है। अमेरिका के द्वारा फंड किया जाता है इनकी पूरी डिफेंस पावर को। इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है, ये भी यूएस का दिया हुआ है, इसको भी रिफिल यूएस ही करेगा। ये आयरन डोम सिस्टम क्या है? ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है कि अगर इसराइल की तरफ कोई भी उसका दुश्मन कोई मिसाइल या रॉकेट छोड़ेगा तो ये आयरन डोम सिस्टम ऑटोमेटिकली रडार के थ्रू उसको जज कर लेगा कि कोई मिसाइल आ रही है, हवा हवा में उसको इंटरसेप्ट कर देगा, मतलब हवा हवा में उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो मिसाइल इसराइल की धरती पर नहीं गिर पाएगी। अब जैसे, और ये एक्टिव है, ये चलता है। ये 2006 में उन्होंने लगाया था, हिजबुल्ला के साथ उनकी फाइट हुई थी 2006 में, उसके बाद इन्होंने ये लगाया था, 2011 से एक्टिव हुआ था, यूएस की मदद से लगाया गया था। लेकिन अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर जब ये एक्टिव है और ये चलता है और कैपेबल भी है, तो फिर ये 5000 मिसाइल जो दागे उनका तो कुछ हुआ नहीं होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें 2021 में पैलेस्टीनियन ग्रुप्स ने मिलकर के 2021 में यहाँ पर बहुत सारे, और हमास ने मिलकर के यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल इसराइल के ऊपर छोड़े थे, और तब ये पता चलता कि इसराइल का जो ये डोम सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम है, ये 90% तक कैपेबल है कि अगर बहुत सारे मिसाइल इसराइल की तरफ छोड़े जाएंगे तो 90% तक को तो ये इंटरसेप्ट कर लेता है। उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर ये शायद नहीं कर पाता है। ये बात हमास को पता है, इसीलिए हमास ने एक साथ 5000 मिसाइल छोड़ दिए कि 90% को इंटरसेप्ट कर लेगा, 500 तो फिर भी जाएंगे। और अगर 500 मिसाइल किसी देश की धरती पर गिरते हैं दोस्तों, तो जाने तो बहुत ज़्यादा जाएंगी। जिस तरीके का नुकसान इसराइल ने झेला है, और उसी का काउंटर जो अब अटैक गाजा पट्टी के ऊपर किया जा रहा है, हमास के ऊपर किया जा रहा है, जिस तरीके के कमिटमेंट दिए जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कि हमास को कुचल करके ही सांस लेगी इजरायली डिफेंस अब इस बार, तो ये सब कुछ चल रहा है। इसराइल के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी हैं, लेकिन शायद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिनके खिलाफ लड़ना है, हमास या गाजा पट्टी के खिलाफ लड़ना है, तो वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल वो ऑर्गेनाइजेशन या देश नहीं है जिसके खिलाफ न्यूक्लियर पावर का यूज़ करना पड़े। लेकिन पावर की बात करें तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं, जेरिको मिसाइल है जो इस न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम है, बड़े आराम से किसी भी लोकेशन पर ले जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसराइल स्पेंड कितना करता है अपनी आर्मी के ऊपर, मिलिट्री या डिफेंस सिस्टम के ऊपर इसराइल का खर्चा हर साल होता कितना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। डेटा है सिप्री का, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में बेस्ड है, और इसका ये डेटा बताता है कि 2022 में इसराइल ने $23.4 बिलियन अपनी आर्मी या मिलिट्री के ऊपर उन्होंने खर्चा किए थे। इतना सारा पैसा कैसे खर्च करता है ये? तो यूएस से तो फंडिंग आती है, लेकिन ये इसका खर्चा है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में बेस्ड है, जो इसी तरीके के कन्फ्लिक्ट एंड आर्मामेंट्स के बारे में डिस्कशन करता रहता है। इसकी फाउंडेशन जो हुई थी वो 1966 की है, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम के हैं, और डायरेक्टर डैन स्मिथ आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो खर्चा इसराइल करता है $23.4 बिलियन का जो उसने किया है 2022 में, अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो $2535 पर कैपिटा की यहाँ पर एक तरीके की डिफेंस के ऊपर कैपेबिलिटीज आती है, और ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पर कैपिटा खर्चा में, अब देखिए यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आएगा, सबसे ज़्यादा खर्चा आर्मी के ऊपर कौन करता है? ये तो यूएस करता है, क्योंकि सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे बड़ी आर्मी लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन
सबसे ज़्यादा खर्चा करता है यूएस, लेकिन सबसे ज़्यादा पर कैपिटा खर्चा आर्मी या मिलिट्री के ऊपर करता है कतर। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन से अगर उसको डिवाइड कर दें तो वो। इस लिस्ट में कौन कहां पर है उसकी भी अभी चर्चा करेंगे। 2022 में इजराइल ने 4.5% अपनी जीडीपी का उसको दे दिया था मिलिट्री के ऊपर। हमारा बजट इसकी तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन 4.5% ऑफ जीडीपी उसने अपनी डिफेंस के ऊपर दे दिया, जो कि दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो 10वां सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है 10th लेवल पर। अब आप देखते हैं पर कैपिटा के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं कि पर कैपिटा स्पेंडर्स जो हैं मिलिट्री के ऊपर, उन्हें टॉप कौन है, सबसे ऊपर कतर है $3379 पर कैपिटा। इजराइल दूसरे नंबर पे, फिर यूएस आता है, फिर सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, कुवैत, नॉर्वे, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी टॉप 10 में। हम तो कहीं भी आसपास में नहीं है फिलहाल। आगे बात करते हैं कौन से देश हैं जो इजराइल से वेपन्स बाय करते हैं। इजराइल वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट यूएस से सबसे ज्यादा करता है, जर्मनी से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट भी करता है। तो यहां पर बताना है कि कौन से देश इजराइल से वेपन्स इंपोर्ट करते हैं या इजराइल किनको एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। अब यहां पर देखिए, अगर सिपरी के डेटा के हिसाब से देखें तो इजराइल शुरुआत में बहुत बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन हाल फिलहाल के दशकों की अगर बात करें तो अब इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट का या वेपन्स का नेट एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट काफी कम करता है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, 2018 से 2022 के बीच में अगर हम देखें तो 35 देशों ने इजराइल के वेपन्स या डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट किया, और उसमें $3.2 बिलियन का एक तरीके से इजराइल को पैसा वहां पे मिला। मतलब इजराइल ने $3.2 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया के 35 देशों को एक्सपोर्ट किए। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब देखना यह है कि इस जो इतना एक्सपोर्ट इजराइल ने किया उसका 1/3 तो एक्सपोर्ट इजराइल ने सिर्फ भारत को किया, बाकी देश तो अलग हैं। मतलब इजराइल से वेपन्स खरीदने में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इजराइल टोटल जितना एक्सपोर्ट करता है उसका 1/3 भारत ले लेता है उससे। और ये जो रिश्ते हैं इजराइल और भारत के, और जिस तरीके से भारत ने अभी खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया है कि इस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई में इजराइल अभी गया है, इसमें भारत पूर्ण रूप से इजराइल के साथ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से पावर में आए हैं 2014 से, तब से लेके अब तक इजराइल के और भारत के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मिलिट्री इंपोर्ट भी हम वहाँ से बहुत ज़्यादा कर ही रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वेपन्स का इजराइल से। सेकंड नंबर पे अजरबैजान आता है, फिर वहाँ पर आता है फिलीपींस, फिर आता है यूएस। मतलब यूएस एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है वेपन्स का इजराइल से। फिर वियतनाम का नंबर आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो आम बायर्स हैं उनका देश का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इंडिया सबसे आगे है, अजरबैजान, फिलीपीन, यूएस, वियतनाम, कनाडा, और ये सारे देश हैं जो इजराइल से वेपन्स को इंपोर्ट करते हैं। आप चाहें तो इस डेटा को आराम से रोक करके देख सकते हैं। मिलिट्री एड अमेरिका से कितनी मिलती है, इसको क्यों मिलती है, तो हम पहले देख चुके हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल का और इन टर्न यूएस का दबदबा बना रहे, इसलिए यूएस हर संभव इजराइल की मदद करता है और बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है। अगर आप इस चीज़ को देखें, ऐतिहासिक डेटा है, 1946 से लेकर के 2023 तक $263 बिलियन इजराइल को मिले हैं अमेरिका की तरफ से फंडिंग के तौर पर, डिफेंस फंडिंग के तौर पर, कि तुम अपनी आर्मी मजबूत करो, तुम अपने बॉर्डर्स मजबूत करो, कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो अपने आर्सनल, अपनी आर्टिलरी, अपने वेपन्स को मजबूत करो, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि कोई तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर पाए। चाहता क्यों है ऐसा कि यूएस का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है इजराइल यहाँ पर। तो इजराइल अगर यूएस का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और अगर इजराइल का यहाँ पर दबदबा बना रहेगा, जो कि ऐतिहासिक तौर पर बना हुआ है लगातार, तो यूएस की भी यहाँ पर चलेगी एक तरीके से। हाँ, आपके मन में ये जरूर आ सकता है कि यूएस इजराइल को ही क्यों इतना समर्थन करना चाहता है। समर्थन तो दूसरों को भी कर सकता था, समर्थन तो जॉर्डन को भी कर सकता था, लेबनान को कर देता, आसपास के और देशों को कर देता, सीरिया को कर देता, लेकिन नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल में रहने वाले लोगों को यहूदी, ज्यूज कहा जाता है। ज्यूज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेहनती, हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। जिस जगह पर भी जाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी क्रिएट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत ग्रुप है ज्यूज लोगों का, जो इजरायली पॉलिटिक्स पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं और उनको बार बार बोलते हैं कि इजराइल का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ पर हैं ज्यूज। अब
अमेरिका ने सिर्फ इसराइल को मदद नहीं किया, अमेरिका तो बाकी देशों की भी मदद करता है। उस लिस्ट में इसराइल सबसे आगे है, इजिप्ट दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर अफगानिस्तान है। इजिप्ट की मदद इसलिए करता था कि इजिप्ट इसराइल के साथ ना लड़े। इस बात पे कभी और चर्चा करेंगे कि कब से इस चीज़ की शुरुआत हुई और कितनी फंडिंग इजिप्ट को कैसे कैसे मिलती है। लेकिन वियतनाम, इराक, साउथ कोरिया, यूके इंडिया को भी मदद देता है लगातार, और 76.8 बिलियन डॉलर 1946 से लेकर के 2023 तक के बीच में इतने यूएस की तरफ से इंडिया को भी मिले हैं, ताकि इंडिया अपनी डिफेंस को मजबूत कर सके। बाकी देश भी वहां पर लिस्ट में आप देख सकते हैं। यूएस का जो इजराइल को मिलिट्री एड मिलता है वो इतना ज़्यादा कैसे है और कब से बढ़ा है। 1967 में एक वॉर हुई थी, जब इजराइल के ऊपर आसपास के 6 देशों ने अटैक कर दिया था। इजराइल को हमेशा से समर्थन करता है अमेरिका, तो 67 के आसपास से ही अमेरिका ने इजराइल के अंदर अपनी जो स्पेंडिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ा रखी है। 1967 में अटैक हुआ था और इजराइल ने यूएस की मदद से आसपास के सारे देशों को हरा दिया था, बहुत सारी टेरिटरी के ऊपर कब्जा भी कर लिया था, ऑक्यूपेशन कर लिया था, और तब से ही अमेरिका लगातार उस स्पेंडिंग को बढ़ाता जा रहा है। वाई का आंसर बहुत सिंपल सा है, मिडल ईस्ट के अंदर इजिप्ट का दबदबा बना रहे, इन टर्न यूएस का दबदबा बना रहे, और मिडल ईस्ट के उन देशों में यूएस की चले, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर यूएस के कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की अगर बात करें तो वो इसके 2 कारण बताते हैं। पहला तो जो डोमेस्टिक यूएस सपोर्ट मिलना चाहिए इसराइल को, डोमेस्टिक मतलब उसके रीजनल एरिया में जो इसराइल को समर्थन मिलना चाहिए उसको देने के लिए, और दूसरा म्यूचुअल कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, इसराइल भी एक डेमोक्रेसी है, और आसपास के जो देश हैं इसराइल के आसपास के, वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते या ज़्यादा फॉलो नहीं करते। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसको कमिटमेंट है उनकी दोनों की, तो इसलिए भी यूएस इसराइल का समर्थन करता है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, और हमास ने जो अटैक किया था, डेडली अटैक जो यहाँ पर किया था, जिसमें 1200 से ज़्यादा इसराइलियों की जान गई है, जिसमें जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है इसराइल का वो पूर्ण रूप से लगभग खाली हो गया था। इसराइल ने अटैक के तुरंत बाद यूएस को फ़ोन करके कहा कि भैया हमारे डिफेंस आयरन डोम सिस्टम जो है ये लगभग खाली हो गया, इसको रिफिल कर दो। तो जो बाइडन ने तुरंत अश्योरेंस दी, विद इन ए कपल ऑफ डेज आपको सारे रिसोर्सेज, इक्विपमेंट और जो भी डिफेंस फोर्सेज हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अमेरिका पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कमिटेड है कि इजराइल की हेजेमनी मिडल ईस्ट में बरकरार रहेगी, ताकि हमारी भी बरकरार रहे। कि अगर यूएस का दोस्त इजराइल ही वहां पर अगर पिट गया तो यूएस की हेजेमनी भी कम हो जाएगी, और अगर यूएस की हेजेमनी कम होगी तो चाइना की बढ़ जाएगी या रशिया की बढ़ जाएगी, और ऐसा तो अमेरिका बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सारा खेल इस तरीके से चल रहा है, इसलिए ये पूरा अटैक और अब इसका जो काउंटर अटैक और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमास को बहुत लंबे टाइम से अमेरिका नापसंद करता है, टेररिस्ट ग्रुप है। इस तरीके के आतंकवादी अगर घटनाओं को अंजाम देगा तो कोई भी दुनिया में उसका समर्थन नहीं करेगा, और करता भी नहीं है, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन इस वीडियो में इतना ही था, जो कि हम बात कर रहे थे इजराइल के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की और कितनी फंडिंग उसको मिलती है, कितना उसका डिफेंस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, कितना बजट है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।